हाँ जी, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं आया हुआ आज के पेपर में, ज़्यादातर चीज़ें फॉलो अप है। ठीक है, क्या हुआ? सबसे पहली न्यूज़, इंडिया पार्क ओपन विंडो, क्रिकेट ऑन टेबल, मिनिस्टर्स होल्ड टॉक्स। तो एस जयशंकर गए हुए हैं एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान में, है ना, हमें पता है। तो उन्होंने की बातचीत, वैसे तो देवर डिनाइंग कि बायलैटरल टॉक्स नहीं होंगी, बट होनी थी जब वहां पे गए हुए हो। तो ऐसे में कुछ टर्म्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट डिप्लोमेसी। क्रिकेट डिप्लोमेसी का मतलब होता है यूजिंग क्रिकेट एज अ वे टू बेटर टाइज बिटवीन टू नेशंस। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी हम यूजुअली इंडिया पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ही यूज करते आए हैं इस टर्म को। हाउ कैन वी यूज क्रिकेट एज अ टूल टू इंप्रूव रिलेशंस बिटवीन द टू नेशंस। तो डिपेंड करता है कि दो देशों में अगर रिश्ते सुधारने हैं तो वो कौन सी एक कॉमन एलिमेंट है जिससे वो हो सकता है। तो इंडिया भी एक वन ऑफ द टॉप क्रिकेटिंग नेशंस है, पाकिस्तान भी है। तो अगर दोनों आपस में क्रिकेट मैच करा लेंगे और लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट को देखते हैं दोनों कंट्रीज में, तो इससे बहुत फायदा हो जाएगा। अब जैसे इंडियन क्रिकेट टीम पिछले 17 सालों में पाकिस्तान नहीं गई है। फॉर 17 ईयर्स दे हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान वालों को यहाँ आना पड़ा मजबूरी में क्योंकि वर्ल्ड कप हुआ था, अदरवाइज बायलैटरल सीरीज ऐसा कुछ नहीं हुआ इतने सालों में। तो अगर आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है उसमें इंडियन टीम वहां खेलने चली जाए तो उससे बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं रिलेशन, एक शुरुआत हो सकती है। तो इसके ऊपर बात हुई कि क्रिकेट डिप्लोमेसी मतलब हाउ कैन वी यूज क्रिकेट टू स्टार्ट इंप्रूविंग द टाइज। इसी कंटेक्स्ट में ऐसी और टर्म्स भी यूज होती हैं, जैसे कोई एग्जांपल, अगर हम क्रिकेट को यूज कर सकते हैं और किस चीज को यूज कर सकते हैं, कोई भी और कंट्रीज, नॉट ओनली इंडिया। पैंडा, सबको पता है ना पैंडा जानवर कहां पे मिलता है। पूरी दुनिया में एक ही कंट्री है जहां पैंडा मिलता है, चाइना। चाइना इज द ओनली कंट्री दैट हैज पैंडास। तो अब अगर पैंडा देखा सबने हुआ है, बहुत फेमस एनिमल है, उसके सॉफ्ट टॉयज बहुत बनते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लोगो पैंडा का लोगो है। तो इट्स अ वेरी फेमस एनिमल, ब्लैक एंड व्हाइट, सबको पता होगा पैंडा। तो चाइना इज द ओनली कंट्री टू हैव इट। तो चाइना क्या करता है, अगर किसी कंट्री से अच्छे रिलेशन करने हो या अच्छे रिलेशन चल रहे हो, उनको एक पैंडा गिफ्ट कर देते हैं, प्लेन में लेके जाते हैं, जहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट विजिट कर रहा है उनको दे आते हैं कि चलो आपके लोग एक्चुअल में पैंडा देखेंगे। अदरवाइज वी कैन नेवर सी पैंडा अनलेस वी गो टू चाइना। चाइना के जूज में भरे पड़े हैं पैंडास। तो चाइना एक अच्छा सा पैंडा कंट्री को गिफ्ट कर देता है, उस कंट्री को उसकी टेक केयर करनी होती है और एक अपनी जू में रखते हैं जहां लोग उसे देखने आते हैं और वो नेशनल अट्रैक्शन बन जाती है। तो इसे कहा जाता है पैंडा डिप्लोमेसी। लेकिन इसे कोई और नहीं कर सकता, चाइना ही कर सकता है ना। अगर हमारे रिलेशन चाइना के साथ 2015-16 में थोड़े सुधरने शुरू हो गए थे, अगर 2020 में अचानक बॉर्डर स्टैंड ऑफ ना हुआ होता तो शायद अब तक एक पैंडा इंडिया में भी आ चुका होता, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। So panda diplomacy is another thing, how you can use an animal as a soft power measure to improve relations between two nations. Then जैसे मैंने आपको बताया कि 2015-16 में इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे होने शुरू हुए, तो तब एक मैकेनिज्म बनाया गया कि एक साल इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना जाएंगे, एक साल चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया आएंगे, बायलैटरल विजिट्स ऑन एन ऑल्टरनेट बेसिस। तो एक साल मोदी जी वहां गए, एक साल जी जिनपिंग इंडिया आए, ऐसा 3-4 साल हुआ। 2016 से शुरू होकर 2019 तक ऐसा हुआ। तो एक बार ऐसा हुआ कि जी जिनपिंग इंडिया आए हुए थे, तो हर साल ना कल्चरली एक थीम चूज किया जाता है कि कल्चर्स को कैसे कनेक्ट करें हम इंडिया चाइना के। तो जैसे जब मोदी जी वहां गए थे तो वहां पे एक डायनेस्टी रही है, कोई जिंग डायनेस्टी, तो उनके इंडस वैली सिविलाइजेशन से टाइज थे जिस टाइम पे वो थे, आज से 3-4 हजार साल पहले। तो जैसे यहाँ पे रॉक गार्डन में वो मूर्तियां सी बना रखी है ना, वैसे उस टाइम पे उस डायनेस्टी की बनी हुई मूर्तियां हैं जो वहां पे रखी हुई हैं उन्होंने प्रिजर्व करके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो। तो मोदी विजिटेड दैट साइट
to renew the trade ties, ancient trade ties between Indian and Chinese dynasties. तो एक तरह से कल्चरल सिग्निफिकेंस हो गई उस चीज की। फिर जब शी जिनपिंग इंडिया आए तो हमने सिल्क रूट वाली जगहों पर उनको लेके गए। फिर उस साल जब वो आए थे तो अक्टूबर का मंथ था, तो गांधी जी 2 अक्टूबर को उनको गुजरात में ले गए, गांधी आश्रम ले गए। वहां पे एक फोटो बड़ी वायरल हुई, उसमें क्या था कि वो जो घर के बाहर झूला नहीं लगा होता हमारे, जिसपे 2 लोग बैठ सकते हैं, तो उस पे वो दोनों लोग बैठ गए, मोदी एंड शी जिनपिंग, और वो थोड़ा थोड़ा झूलने लग गया होगा। दे वर जस्ट टॉकिंग कैजुअली। तो नेक्स्ट डे द हेडलाइंस इन द न्यूज़पेपर वाज स्विंग डिप्लोमेसी। अब इसके 2 मतलब निकलते हैं। स्विंग का मतलब तो हो गया झूला, और स्विंग का वैसे दूसरा मतलब क्या होता है? कभी इधर कभी उधर। जैसे यूएसए में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां पे ना कुछ स्टेट्स पक्की डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, लेकिन कुछ स्विंग स्टेट्स हैं जिनका पता नहीं चलता कि वो किसके फेवर में वोट कर देंगे। एंड दैट इज दोज स्टेट्स डिसाइड द आउटकम ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कि अभी ट्रंप बनेगा कि कमला हैरिस बनेगी, वो स्विंग स्टेट्स डिसाइड करती हैं। तो स्विंग डिप्लोमेसी का मतलब हुआ कि चाइना इतना अनप्रिडिक्टेबल है, या इन अदर वर्ड्स इंडो चाइना रिलेशनशिप इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि कभी बहुत अच्छी कभी बहुत बुरी। कोइंसिडेंटली जस्ट 1 ईयर आफ्टर दैट बॉर्डर स्टैंड ऑफ स्टार्टेड। तो अब स्विंग जो बहुत अच्छा चल रहा था अब दूसरी तरफ चला गया। तो इंडो चाइना रिलेशंस हैव बीन लाइक दैट, सो द टर्म स्विंग डिप्लोमेसी। अब इसे हम हर उस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं जहां पे 2 कंट्रीज में रिलेशन या तो बहुत अच्छे कभी बहुत बुरे, फिर कभी बहुत अच्छे फिर कभी बहुत बुरे। तो इंडिया चाइना और कहीं कहीं तक इंडिया पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि हर बार जो नया प्राइम मिनिस्टर आता है वो एक नई कोशिश करता है, लेकिन फिर सामने से टेररिस्ट अटैक हो जाता है। तो एक बार रिलेशन अच्छे एक बार बुरे। वाजपेयी ने बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन फिर कारगिल अटैक हो गया। मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन फिर मुंबई वाला अटैक हो गया। मोदी जी ने बहुत अच्छी कोशिश की थी, फिर उड़ी वाला अटैक हो गया। सो इट हैज बीन लाइक दैट। तो ये भी एक टर्म है जिसे आप यूज कर सकते हैं। देन यू हैव ट्रेन एंड बस डिप्लोमेसी। हाउ कैन यू यूज अ ट्रेन रूट और अ बस सर्विस connecting the 2 countries to improve ties? अगेन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी दिल्ली से लाहौर वाली बस और दिल्ली से लाहौर वाली ट्रेन, समझौता एक्सप्रेस। तो इसी तरह से हमने बांग्लादेश के साथ शुरू की, त्रिपुरा में अगरतला से लेके बांग्लादेश में अखौड़ा तक रेलवे लिंक शुरू किया। उसी तरह वेस्ट बंगाल से अब हम रूट बना रहे हैं जो कि वाया बांग्लादेश होकर नॉर्थ ईस्ट से जुड़ेगा, ताकि हमें ऊपर से घूम के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ना जाना पड़े, ट्रेड अच्छा हो जाए, पीपल टू पीपल एक्सचेंज अच्छा हो जाए। सो दैट वी कॉल ट्रेन और बस डिप्लोमेसी। अब जब से रिलेशन खराब है तब से ट्रेन और बस रुकी हुई है पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ चल रही है, पाकिस्तान के साथ रुकी हुई है। तो डिप्लोमेसी मतलब अभी फेल चल रही है। क्रिकेट मैचेस नहीं हो रहे हैं, बाकी पैंडा हमारे पास है नहीं, और स्विंग तो है ही है ये। सो दीज आर द टर्म्स। ऐसे आने वाले टाइम में हो सकता है कोई और नई टर्म आ जाए। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, तो ताकि आप इन टर्म्स को यूज कर पाओ। किसी को कोई डाउट हो? बाकी एससीओ हम कर चुके हैं एक बार डिटेल में डिस्कस। नेक्स्ट ये एक न्यूज है, सेंटर हाइक्स एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स फॉर 2025-26। तो रबी का सीजन जो होता है दैट इज नवंबर टू मार्च। तो रबी अभी शुरू हुई है। अगले साल के रबी सीजन के लिए 1 साल पहले अनाउंस कर देते हैं। तो अगले साल अभी भी रबी क्रॉप्स ही बीजी जानी है, लेकिन अगले साल की रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी बढ़ा दी गई है। तो पहले लेटस से अभी के लिए ये 2275 रुपए है, फिर 2425 रुपए, 150 रुपए बढ़ा दिए। तो इसी तरह बार्ले, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड, सीव, सैफ्लावर सबके ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी एमएसपी बढ़ा दी गई है। सो इन जनरल आपको बस इतना याद रखना है कि ऑन एन एवरेज 5 to 6% इंक्रीज इन एमएसपी ऑन रबी क्रॉप्स हैज बीन अनाउंस्ड। ये डिसीजन कौन लेता है फाइनली कि एमएसपी बढ़ाई जाएगी कि नहीं बढ़ाई जाएगी? ऑप्शंस देता हूं।
कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यूनियन कैबिनेट, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स। दोबारा रिपीट करता हूं, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यूनियन कैबिनेट, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स। क्वेश्चन है कि कौन डिसाइड करता है, मतलब ये अल्टीमेट डिसीजन किसने दिया कि अब वीट पे इससे बढ़ा के इतना कर देते हैं। विच ऑफ दीज बॉडीज, एक ही बार में चूज करना है आपको आंसर, डी, ए, डी, एक तो चूज करना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डी, बी, ए, ए इज द करेक्ट आंसर। अल्टीमेट डिसीजन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पे होता है, लेकिन इसे ये करने के लिए रिकमेंड कौन करता है, सी, एग्जैक्टली। जब हम कह रहे हैं यूनियन कैबिनेट, तो हम सारी यूनियन कैबिनेट को रेफर कर दिया हमने, विच इज ऑफ कोर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और उसमें 4, 5, 6 और मिनिस्टर होते हैं, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये 4-5 लोग होंगे। बट वो स्पेशलाइज्ड कमेटी नहीं है, स्पेशलाइज्ड कैबिनेट नहीं है वो। लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में भी यही लोग होंगे, प्लस एग्रीकल्चर मिनिस्टर जरूर होगा, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स जरूर होगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक जो है वो डिसीजन लेने वाली कमेटी है, और फाइनेंस मिनिस्टर जरूर होंगे। और ये लोग डिसीजन लेंगे बेस्ड ऑन कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट एग्रीकल्चरिस्ट्स की बनी हुई कमीशन है। सो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट रेकमेंड्स एमएसपी प्राइसेस टू CCEA। तो अल्टीमेटली ये CCEA ने डिसाइड, इसमें कहीं लिखा भी होगा, ये तो सिंपल लिख देते हैं ना, सेंटर अनाउंस्ड, कहीं पे लिखा होना चाहिए, द हाइक वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक, सो दिस इज एक्चुअली अगेन बात घूम फिर के तो वही है, किया तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स नहीं है, लेकिन आप देखो कि ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि एग्जैक्टली वो बॉडी कौन सी होती है। CCEA अप्रूव्स इट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PM मोदी, और ऑफ कोर्स द रिकमेंडेशन इज बाय CACP। बस इतना बहुत, सोर्स CCEA। कोई डाउट है किसी को? बस इसमें और कुछ नहीं। देन पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने बोला है कि CPEC इज अवर लाइफलाइन। ये अफ्रीका है, 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो चाइना यहां पर है, तो यहां से लेके यहां, यहां, ये ऐसे, प्लस सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू अफ्रीका भी कनेक्टेड है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से पता चलता है, बेल्ट एंड रोड। बेल्ट का मतलब होता है लीनियर प्रोजेक्ट, लीनियर प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो लंबे लंबे चलते हैं प्रोजेक्ट। रोड हो सकती है, रेलवे लाइन हो सकती है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो सकता है, पाइपलाइन हो सकती है, पाइपलाइन ऑयल की हो सकती है, नेचुरल गैस की हो सकती है, ब्रॉडबैंड की केबल्स हो सकती हैं, ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिससे एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन एक लीनियर मैनर में चलती है। वो सब प्रोजेक्ट्स ग्रोथ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पर उन सब में बहुत पैसे लगते हैं। तो चाइना के पास एक टाइम पे आके इतना फॉरेक्स रिजर्व इकट्ठा हो चुका था बाय 2010-11 कि वो सोचने लग गए कि अब हम इस पैसे को, लाइक दे हैड $4 ट्रिलियन इन फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया की GDP भी $4 ट्रिलियन नहीं है। इंडिया के आज भी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 600-700 बिलियन डॉलर के आसपास है, और GDP हमारी अभी $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंची है। उनके पास आज से 15 साल पहले $4 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व में पड़ा था। तो उन्होंने सोचा कि इतने पैसे का हम क्या करें। सो दे स्टार्टेड बिल्डिंग अ प्लान कि हम 21st सेंचुरी में अपनी आउटरीच कैसे बढ़ाएं। तो इन तीनों कॉन्टिनेंट्स में 100 के करीब ऐसी कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग है। यूरोप में तो इतनी नहीं है, एशिया और अफ्रीका में बहुत है। तो इन्होंने सोचा इन सभी कंट्रीज को फ्री में पैसे दो, इनके यहाँ पोर्ट्स डेवलप करो, रोड्स बनाओ, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बनाओ, लेकिन वो पैसा एज एन असिस्टेंस नहीं देना, एज अ लोन देना। और जो अगर वो वापस नहीं कर पाएंगे तो फिर हम देख लेंगे उस एरिया को, कोई बात नहीं।
आपका एक पोर्ट डेवलप करके देंगे, पैसे नहीं वापस कर पाए तो हम थोड़ी सी मिलिट्री रख देंगे वहां पे। सो दिस इज लाइक अ न्यू एज सब्सिडरी अलायंस। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिश क्या करते थे, इंडियन प्रिंसेस को, किंग्स को बोलते थे कि भाई ब्रिटिश आर्मी रख लो अपने पास, तुम पे कोई अटैक करेगा तो हमारी बहुत मॉडर्न आर्मी है, वो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी। तो उनको बड़ा मजा आ गया इंडियन प्रिंसेस को कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि अब हम ब्रिटिश से नहीं लड़ सकते, क्योंकि ब्रिटिश ने ही तो अपनी आर्मी रखी हुई है, प्लस हम किसी और यूरोपियन पावर की हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ऐसा होने नहीं देगी, और हमारी अपनी सॉवरेनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई है क्योंकि ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी है। प्लस नंबर 4, इकोनॉमिकली हमारे लिए कितना डिग्रेडिंग है, क्योंकि अगर हमने रखी हुई है तो मेंटेन भी हमने करनी है, इनको सैलरीज भी हमने देनी है, खाना पीना भी हमने देना है, रहना भी हमने देना है। सो दैट वाज लाइक एवरी वे पॉसिबल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से बहुत डीमीनिंग चीज थी। ऐसा ही कुछ इन्होंने किया है। एक बार तो छोटी मोटी कंट्रीज ने बहुत पैसे ले लिए कि आओ फटाफट से इंफ्रा बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट देन दे रियलाइज दे हैव कॉम्प्रोमाइज देयर सॉवरेनिटी, कि चाइना इनडायरेक्टली उनके अफेयर्स में इंटरफेयर करने लग गया। कई कंट्रीज ने छोड़ना शुरू कर दिया इसको। सरप्राइजिंगली वन ऑफ दोज कंट्रीज वाज इटली। इटली G7 की मेंबर है और यूरोप की एक अच्छी खासी कंट्री मानी जाती है, बट इटली को भी कभी शुरू में लगा कि यार अच्छा इनिशिएटिव है, चाइना से ट्रेन आएगी सीधा इटली से होके आगे स्पेन तक चली जाएगी, तो बढ़िया है, ट्रेड अच्छा हो जाएगा। उन्होंने साइन कर लिया एग्रीमेंट। बट 1-1.5 साल 2 साल पहले जॉर्जिया मिलोनी, जो अभी इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, शी डिसाइडेड दैट वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये तो फंस गए हम, एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थी, तो हमें नहीं चाहिए। एंड वेस्टर्न कंट्रीज ने इटली को बोला कि भाई तुम्हें क्या पड़ी है चाइना के इनिशिएटिव ज्वाइन करने की, हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम चाइना के सारे पैसे वापस कर दो, कम आउट ऑफ द डेट ट्रैप। तो G7 की मीटिंग में डिसाइड हुआ कि ये यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी मिलके पैसे अरेंज किए उन्होंने और इटली को दिए कि भाई ये चाइना को वापस दो और निकल जाओ उस प्रोजेक्ट से। निकल गए। सो मेनी अदर कंट्रीज हैव आल्सो स्टार्टेड लिविंग। तो अब इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर का मैप देखें रफली लाइक दिस, तो इसमें रफली इतना एरिया जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो लेफ्ट हॉर्न है जम्मू एंड कश्मीर का। यहां ऊपर चाइना है, ये पाकिस्तान है। सो एक कॉरिडोर यहां से गुजरता है ऐसे, विच इज अ हाईवे। तो इस हाईवे का नाम है हजारा मोटरवे। ये एक अच्छा खासा 6 लेन हाईवे है जो चाइना को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अब ये तो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना कि चाइना ये इसलिए कर रहा है कि चाइना कॉलोनाइज करना चाहता है इन कंट्रीज को, लेकिन हमारे पास कोई मटेरियल एविडेंस तो नहीं है। तो हमने सोचा कि हम चाइना के इस इनिशिएटिव को कैसे अपोज करें, इंडिया ने सोचा। तो हमें बहाना मिल गया कह लो, या एक प्रॉपर मटेरियल एविडेंस हमें मिल गई कि भाई ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी से होके गुजर रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हम तो इसको अपना हिस्सा मानते हैं, तो यहां से कैसे कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट गुजर गया। इस वजह से हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आइडियोलॉजिकली अपोज कर दिया कि हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। तो अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिनके बैंड बाजे बजे हुए हैं एज फार एज देयर इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। एस जयशंकर की वो बात पढ़ी थी ना हमने, देयर क्रेडिबिलिटी इज डिप्लीटिंग फास्टर देन देयर फॉरेक्स रिजर्व्स। तो उनकी हालत है बहुत खराब। वो 2-3 बिलियन डॉलर्स के लिए IMF वर्ल्ड बैंक से मांगने जा रहे हैं। हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन का है। तो चाइना हेल्प कर रहा है उनकी। कोल्ड वॉर 2.0 का कॉन्सेप्ट है ना कि नया पावर सेंटर है, तो चाइना इज ट्राइंग टू डेवलप इटसेल्फ एज दैट पावर सेंटर। तो इसलिए अब इस कंटेक्स्ट में पढ़ो, CPEC इज अवर लाइफलाइन, गोइंग अहेड विद इट। तो SCO की मीटिंग चल रही है, उस बीच पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं अत्ताउल्लाह तरार। इन्होंने बोला है कि भाई हम तो CPEC के बिना नहीं रह सकते, हमारे चाइना से बहुत अच्छे रिलेशन हैं और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, तो हम तो उस प्रोजेक्ट के पूरे फेवर में हैं, इंडिया जितना भी अपोज कर ले। एंड ऑफ कोर्स दे कंसीडर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ कश्मीर, एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ऑफ कोर्स उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो CPEC के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है
और किस तरह से चालाकी से चाइना ने ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है बल्कि कई एरियाज पे अपना क्लेम जताना शुरू कर दिया है या दूसरी कंट्रीज को हेल्प करना शुरू कर दिया है अंडर द गार्ब ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इसी का एक और हिस्सा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये क्या है? ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है लेकिन काफी हद तक सच है, जिसको इंडिया ने काउंटर भी करना शुरू कर दिया। लेट अस से दिस इज इंडियन ओशन, यहां पे श्रीलंका है, ये बांग्लादेश है, म्यांमार, पाकिस्तान, ईरान, लाइक दिस। तो अब चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ना इंडिया को एनसर्कल करना शुरू कर दिया है, यानी कि इंडिया के नीचे ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पे एक एक पोर्ट डेवलप करना शुरू कर दिया चाइना ने। कर भी चुके हैं कई जगह पर, तो जैसे कि पाकिस्तान में वही जो ऊपर से हाईवे आ रहा है वो आके कहां जुड़ता है? ग्वादार पोर्ट, GWADAR, ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान इज डेवलप्ड बाय चाइना। तो एक तरह से चाइना क्या लॉजिक बताता है सीपेक का कि भाई अगर चाइना के वेस्टर्न पार्ट में ट्रेड होना है तो वो तो लैंडलॉक्ड पार्ट है, तो यहां से अगर कोई शिप जा रही है तो उसे पूरा यहाँ इंडोनेशिया के नीचे से घूम के चाइना के इस तरफ जाना पड़ेगा, फिर वहां से वो बाय रेल या बाय रोड चाइना के वेस्टर्न पार्ट में पहुंचेगा क्योंकि वो लैंडलॉक्ड है। दूसरा ऑल्टरनेटिव यह है कि वो शिप यहाँ से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे जाए, यहां से वो सीधा यहाँ पे चाइना शुरू हो जाता है। तो उनका ये लॉजिक है जो कि है भी, लेकिन हमारी वो सॉवरेनिटी को इंपैक्ट करता है क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है। तो ग्वादार पोर्ट उन्होंने डेवलप कर रखा है, राइट। सिमिलरली बांग्लादेश में उनका एक पोर्ट है, म्यांमार में उनका एक पोर्ट है, श्रीलंका में पोर्ट है। तो हमने इसको काउंटर करने के लिए हमने भी ईरान में पोर्ट बना रखा है, अब श्रीलंका में बना दिया है, म्यांमार में बना दिया है। तो आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के एटलीस्ट 5 मेजर पोर्ट्स लिखने हैं। पोर्ट का नाम जैसे आपने एक लिखा ग्वादार और सामने लिखा पाकिस्तान। इसी तरह जो इंडिया इसको काउंटर करने के लिए कर रहा है उसको कहते हैं डायमंड नेकलेस। उसमें भी इंडिया ने 5-6 पोर्ट डेवलप किए हैं, तो उन पोर्ट्स के नाम भी आपको लिखने हैं और वो किस किस कंट्री में है। फॉर एग्जाम्पल ईरान में है चाबहार पोर्ट, ये डायमंड नेकलेस का पार्ट है, चाबहार ईरान। तो आपको पोर्ट का नाम और कंट्री का नाम लिखना है। सिमिलरली जैसे हमने म्यांमार में जो डेवलप किया है उसका नाम है सितवे पोर्ट इन म्यांमार, SITTWE। तो ऐसे करके आपने वो 5-6 पोर्ट्स। सिमिलरली श्रीलंका में हमारा कौन सा है, चाइना का कौन सा है, फिर मालदीव्स में, फिर सेशेल्स में, इस तरह से आसपास इंडियन ओशियन में 5-6 पोर्ट जो चाइना ने डेवलप किए और जो हमने किए। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए। ये मैं आपको खुद करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे अभी बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, खुद सर्च करोगे, थोड़ा 2-4 चीजें इधर उधर की उसके आसपास पढ़ोगे तो रिलेट कर पाओगे। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना ने शुरू किया था, उसे हम काउंटर कर रहे हैं डायमंड नेकलेस। क्लियर है? तो सीपैक रिजर्व लाइफलाइन, गो अहेड विद इट। उसके बाद ये शायद कल वाले न्यूज़पेपर में कर चुके हो आप, स्पिटिंग ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश वाली, है ना। तो इसमें आज इसके ऊपर एडिटोरियल आया हुआ है। बेसिकली उत्तर प्रदेश ने ये 2 ऑर्डिनेंस पास किए हैं, प्रिवेंशन ऑफ स्यूडो एंड एंटी हार्मनी एक्टिविटीज एंड प्रोहिबिशन ऑफ स्पिटिंग ऑर्डिनेंस, कि खाने के अंदर अगर कोई थूकता है या कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीजें करता है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है। एंड सिमिलरली उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ कंटैमिनेशन इन फूड, कंज्यूमर राइट टू नो ऑर्डिनेंस। तो इस पूरे आर्टिकल में इस चीज को ऐसे बोला गया है कि ये दोनों ऑर्डिनेंसेस, पहली बात तो एज एन ऑर्डिनेंस नहीं आनी चाहिए थी। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि हाउस सेशन में नहीं है, आपको इमरजेंसी लॉ चाहिए कोई, तो आप फटाफट एक साइन करोगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लॉ बन गया।
तो इतनी क्या जल्दी थी ये चेंजेस करने की कि इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया? पहला तो ये बात है। दूसरा ये कि इन दोनों ऑर्डिनेंसेस में 15-20% प्रोविजंस ही हैं जो बहुत अच्छी हैं, बाकी सारी जो है वो नेगेटिव है। अच्छी वाली कौन सी है कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में, कहीं भी जो भी शेफ खाना बनाते हैं या सर्व करते हैं उनको अपने बाल कवर करके रखने हैं, जो कि जो अच्छे होटल्स हैं वहां पे होता है, लेकिन छोटे मोटे ढाबों में इतना ध्यान नहीं रखते कि भाई सिर ढक के रखो, दाढ़ी ढक के रखो, हाथ धुले होने चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, किचन में सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, बाहर लगा होना चाहिए, ताकि सेफ्टी का, फूड सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। बट द एक्चुअल थिंग इज, जैसे कम्युनल प्रोफाइलिंग का मुद्दा है, कम्युनल प्रोफाइलिंग, और एक इसको कहा जा रहा है कम्युनल डॉग विसल। ये टर्म्स आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। कम्युनल प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि आप किसी ना किसी बहाने से लोगों को मजबूर कर रहे हो कि वो अपना नाम या अपनी आइडेंटिटी रिवील करें। जैसे 2-3 महीने पहले कांवड़ यात्रा होके चुकी है, तो उस रूट पे जितनी भी दुकानें थी सबको मैंडेटरी कर दिया गया, मुजफ्फरनगर में स्पेशली, कि आपको दुकान के बाहर ओनर का नाम लिखना पड़ेगा। तो उसका लॉजिक उन्होंने ये बताया कि भाई जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जैसे मुसलमानों की जो दुकानें हैं, तो वहां पे हम मान के चलेंगे कि ये तो नॉनवेज सर्व करते होंगे, और कांवड़ियाज होते हैं प्रॉपरली वेजिटेरियन, तो वो उन दुकानों पे नहीं जाएंगे खाने के लिए। तो ये इसको बोलते हैं कम्युनल प्रोफाइलिंग। ड्यू टू अंडर द गार्ब ऑफ समथिंग एल्स यू आर फोर्सिंग द पीपल टू रिवील देयर रिलीजन। अब वहां पे नाम लिखा होगा तो नाम देख के पता चल जाएगा कि ये बंदा मुसलमान है या हिंदू है, तो उस हिसाब से आप उसकी दुकान में जाओगे या नहीं जाओगे। दिस इज कम्युनल प्रोफाइलिंग, तो ये गलत चीज है। सेकेंडली, कम्युनल डॉग विसल का मतलब है ये कि आपने इसे क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बना दिया है। नॉन बेलेबल मतलब कोर्ट के अलावा कहीं और से बेल नहीं हो सकती, कॉग्निजेबल का मतलब बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ये दो मतलब होते हैं इसके। सो कॉग्निजेबल मींस अरेस्ट विदाउट वारंट, जो कि बहुत हेनस ऑफेंसेस में किया जाता है। तो इससे आप सोचो कि पुलिस को हैरेसमेंट करने का कितना मौका मिल गया। किसी को भी पकड़ के उठा लिया और बोला कि भाई तूने तो खाने में ऐसा किया था, तूने खाने में ये मिला दिया, तूने खाने में थूका या कुछ भी किया है, वो प्रूव होते होते कितना टाइम लग जाएगा। एंड हु नोज कि पुलिस टॉर्चर से ऐसा करवा ना ले कि चल थूक इसमें। हु नोज, दैट्स व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। बाद में फॉरेंसिक में आ जाएगा वो कि हाँ जी इसका तो था डीएनए उसमें, तो केस बन गया। सो दिस हैज द चांस ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल। ऑलरेडी माइनॉरिटीज इन इनसिक्योरिटी, तो ऐसे से ऑर्डिनेंस पास करके हम और रिग्रेसिव चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कम्युनल प्रोफाइलिंग वो वाला इंसिडेंस, और कम्युनल डॉग विसल ये वाला इंसिडेंस। कम्युनल प्रोफाइलिंग इसमें भी है, इसमें ये भी मैंडेटरी किया गया है कि हर जो स्टाफ का बंदा होगा होटल रेस्टोरेंट का, उसके गले में आईडी कार्ड डला होना चाहिए। तो अगेन उस पर नाम लिखा होगा, नाम लिखा होगा तो पता चल जाएगा, मतलब आपको शक्ल देखते ही बंदे की, कार्ड देख के पता चल जाना चाहिए कि वो हिंदू है या मुसलमान या किस भी रिलीजन का है। दिस इज रॉन्ग। आईडी कार्ड डालने से फूड सैनिटी पे क्या असर आएगा? दिस इज जस्ट अ मेंटल नोशन ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, कि इस रिलीजन के लोग खाना ऐसे प्योर बनाएंगे या इम्प्योर बनाएंगे या सर्व करेंगे। हाँ, इफ यू आर मैंडेटिंग कि भाई सबके सिर पे कैप होनी चाहिए, सभी के हाथ धुले होने चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए, दैट इज फाइन। बट टू से कि आप आईडी कार्ड डिस्प्ले करोगे जिसपे नाम लिखा होगा, दैट इज नॉट द नोशन ऑफ वेदर द फूड इज क्लीन और द फूड इज नॉट क्लीन। ये तो कास्टिज्म जैसा कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको लगता है कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट बंदे ने खाने को टच कर लिया तो वो इम्प्योर हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो ये तो रिग्रेसिव स्टेप है। और ये जो कांवड़िया वाला ऑर्डर इन्होंने दिया था कि अपने अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखो, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। सो दैट मीन्स कम्युनल प्रोफाइलिंग में द सुप्रीम कोर्ट स्टेड द गवर्नमेंट ऑर्डर्स कि भाई दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल ethos. You cannot discriminate with anyone on the grounds of race, religion, caste, sex, place of birth. So religion is one of those. तो ये दो चीजें इसमें जो है वो हाईलाइट की गई है। इसके अलावा जैसे ये
bulldozer justice, love jihad या encounters, all these have also been anti minority tactics by the UP government. तो उसमें एक नई चीज ऐड हो गई है, communal profiling and communal dog whistle. तो ये गलत ट्रेंड है जो कि बाकी स्टेट्स को एमुलेट नहीं करना चाहिए. बस ये इस आर्टिकल में आया है. उसके बाद ये एक आर्टिकल है ऑर्गन ट्रैफिकिंग के ऊपर. इसमें एक दो स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं. इंडिया में हर साल एज फार एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज कंसर्न 1.5 लाख इज द डिमांड फॉर ऑर्गन्स. यानी कि इंडिया में 1.5 लाख हर साल ऐसे केसेस होते हैं जिनमें पेशेंट्स ऐसी कंडीशन में होते हैं कि उन्हें अगर डोनर मिल जाए तो वो बच जाएंगे, या उनका बच जाएंगे जरूरी नहीं है कि सबकी जान जाने वाली है, जिससे उनका इलाज हो जाएगा. किसी को आई ट्रांसप्लांट चाहिए, किसी को ब्रेन ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें किडनी सबसे कॉमन है. तो 1.5 लाख लोग जो हैं वो डिमांड जनरेट करते हैं ऑर्गन्स की, लेकिन हो कितने पाते हैं? 18,000 इज द सॉर्ट ऑफ सप्लाई. तो मैं इसको डिमांड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा डिमांड सप्लाई नहीं है ना, इकोनॉमिक्स नहीं है, बट इट इज लाइक कि 1.5 लाख लोगों को ऑर्गन की जरूरत होती है, 18,000 ट्रांसप्लांट्स होते हैं, विच इज लाइक रफली 10%, 11%. तो अभी बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया में लोग इतने अवेयर नहीं हैं, या बड़े सारे टैबूज हैं कि लेटेस्ट से हमने किडनी दे दी तो हमारी बॉडी पूरी लाइफ के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. दैट मे बी ट्रू फॉर एथलीट्स और फॉर पीपल हु डू हार्ड लेबोरियस वर्क, बट जनरली इट इज नॉट द केस. मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आप एक हेल्दी बॉडी वाले हो और आपको कोई बहुत ज़्यादा हैवी जैसे एथलेटिक ट्रेनिंग वगैरह नहीं करनी है अपनी लाइफ में, देन इट इज एब्सोल्युटली हेल्दी टू डोनेट वन ऑफ योर किडनीज. लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है. उसका फायदा उठा के कई ऐसे नेटवर्क्स डेवलप हो गए हैं जो कि आसपास के गरीब देशों से गरीब लोगों को समझाते हैं कि भाई तुम अपनी किडनी दे दो, तुम्हें इतने लाख रुपए दे देंगे. सो देयर इज अ नेक्सस ऑफ इनलीगल ऑर्गन ट्रेड दैट इज गोइंग ऑन. तो इसमें म्यांमार का नाम सामने आ चुका है, अब तक बांग्लादेश का आ चुका है. तो यहां से लोगों को लाया जाता है और नेशनल कैपिटल रीजन यानी दिल्ली में 2 हॉस्पिटल्स ऐसे अब तक पकड़े जा चुके हैं जहां पे ये नेक्सस चलता है. क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पे कुछ डॉक्टर्स इस लिंक का हिस्सा हैं, इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, और वो वहां से लोगों को लाते हैं, उनकी सारी प्रोफाइल चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है. लेट अस से एक बड़ी सिंपल सी बात है, इंडिया इज एक्टिंग एज अ मीडिएटर. इंडिया इज एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन दोज हु आर सप्लाइंग इट एंड दोज हु आर डिमांडिंग इट. अब कुछ ऐसी कंट्रीज हैं स्पेशली मिडिल ईस्ट में या साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में, जहां से लोग डिमांड जनरेट करते हैं कि हमें ये ऑर्गन चाहिए, ये चाहिए, पर उन कंट्रीज में वो फैसिलिटी नहीं है और उन लोगों के पास बहुत पैसा है. तो वो इंडिया आते हैं वो ऑपरेशंस कराने के लिए, और हम उन्हें वो ऑर्गन अरेंज करके देते हैं उन लोगों से जो कि गरीब कंट्रीज के हैं, लाइक म्यांमार एंड बांग्लादेश. तो हम एक तरह से बहुत ही गलत तरीके से एक हब बनते जा रहे हैं ऑर्गन ट्रेड का. तो लेट अस से थाईलैंड से कोई बहुत अमीर बंदा आया जिसको किडनी की जरूरत थी, उसने दिल्ली में ऑपरेशन कराने के लिए अपना वो दे दिया रिक्विजिशन कि जब भी ऑर्गन अवेलेबल होगा मुझे बताया जाए. तो डॉक्टर्स ने ढूंढना शुरू कर दिया कि इस कंपैटिबल, इस बॉडी के लिए कंपैटिबल किडनी हमें, वो ब्लड टेस्ट वगैरह बड़ा कुछ होता है. तो वो बांग्लादेश से, म्यांमार से लोगों को लाया जाता है, उनके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उनको दिल्ली में रखा जाता है, प्रॉपरली खिलाया पिलाया जाता है. तो उनमें से जिसका मैच हो गया फिर उसको बोलते हैं कि हम तुम्हें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी देंगे, और बदले में किडनी उसकी निकाल लेते हैं और उस अमीर बंदे को लगा देते हैं, मे बी इन 40 lakhs, 50 lakhs, वट एवर इट टेक्स, और वो बंदा पे करने को रेडी है. तो बीच में जो सारा गैप है वो नेक्सस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबको कुछ पे आउट हो जाता है. डॉक्टर को, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लोग ट्रैफिक करके उसे लाए थे उनको. तो ऐसे में डाउट, क्वेश्चन ये है कि इंडिया में ऑर्गन ट्रेड के लिए रेगुलेशन क्या है? कोई लॉ नहीं बना रखा हमने? क्या ये रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि कौन डोनेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? ऑफ कोर्स बना रखा है.
लेकिन उसको बाईपास करने के लिए कलाकारी बहुत चल जाती है इंडिया में। जैसे हमने ये लॉ बनाया हुआ है कि अगर ऑर्गन डोनेट करना है तो वो कमर्शियल नहीं हो सकता, अंडर नो सर्कमस्टांसेस यू कैन सेल योर ऑर्गन। हाँ, ऑल्ट्रुइस्टिक डोनेशन इज अलाउड। ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब कि मुझे अपने फैमिली के मेंबर को डोनेट करना है, मुझे अपने दोस्त को डोनेट करना है, दैट इज अलाउड। इनफैक्ट स्वैप डोनेशन इज ऑल्सो अलाउड। स्वैप डोनेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरा एक फैमिली मेंबर है एक्स, उसे जरूरत है किडनी की, मैं तो रेडी हूं कि भाई मैं दे देता हूं, लेकिन मेरी मैच नहीं हो रही उसके साथ, कंपैटिबल नहीं है, तो मैं किसी और को दे दूंगा, वो मेरे फैमिली मेंबर को दे देंगे या वो अरेंज करके देंगे। तो इस केस में वो स्वैप शो होना चाहिए, और स्वैप के लिए इमीडिएट फैमिली मेंबर होना जरूरी है। यू कैन नॉट डू इट फॉर अ फ्रेंड, यू कैन नॉट डू इट फॉर अ पड़ोसी, इट हैज टू बी अ फैमिली मेंबर लिंक्ड बाय ब्लड। तो इस केस में स्वैप डोनेशन भी अलाउड है, यानी कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस डोनेशन इज अलाउड ऑन ऑल्ट्रुइस्टिक बेसिस। तो अब होता क्या है कि फॉरेन नेशनल से अलाउड नहीं है अनलेस दे आर लिंक्ड बाय ब्लड, कि मेरा कोई फैमिली मेंबर कनाडा या यूएस कहीं गया हुआ है, वो वापस आ गया डोनेट कर रहा है, दैट इज फाइन। लेकिन कोई बंदा किसी दूसरी कंट्री से आया और वो डोनेट कर रहा है, नॉट अलाउड। तो इस केस में ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते जो बांग्लादेश और म्यांमार से आए? क्योंकि ये तो बैंड है, क्योंकि इनके आधार कार्ड बना देते हैं, इनकी पूरी वो हिस्ट्री से जनरेट कर देते हैं कि ये तो इतने साल से यहाँ रह रहा है जी, ये हो रहा है वो रहा है। और इंडिया में अगर आपके पास पैसा है, आप कितने भी डॉक्यूमेंट का फेक ट्रेल क्रिएट कर सकते हो, कितने भी डॉक्यूमेंट्स का। तो अब अगर ये ऑर्गन ट्रेड इतना प्रॉफिटेबल है कि एक थाईलैंड वाला बंदा आपको 50 लाख दे रहा है, तो अपने ऑर्गन वाले को तो 5 लाख ही देने हैं, तो बाकी जो बचा इतना बड़ा सम है, लेट्स से 45 लाख और 90% ऑफ द मनी, उसको इस पूरे नेक्सस में जितने लोग बीच में आ रहे हैं, जिसने फेक आधार कार्ड बनवा दिया उसको 10-20 हज़ार 25 हज़ार दे दिए, जिसने एक फेक डॉक्यूमेंट्स कोई बैंक आईडी कुछ जनरेट कर दिया उसको 15-20 हज़ार दे दिए, किसी ने डोमिसाइल बनवा के दे दिया उसको थोड़े पैसे दे दिए। बहुत बड़ा नेक्सस है। अल्टीमेटली एवरीवन गेट्स टू बेनिफिट। डॉक्टर वो सबसे बड़ा चंक लेगा, हॉस्पिटल भी हेल्प कर रहा है वो भी पैसे लेगा, बॉर्डर पे आप जहां से पार करा के लाए हो वहां पे भी लोग पैसे खाएंगे। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल कमर्शलाइज्ड। तो इसको रोकना तभी पॉसिबल है जब लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज इसको माने कि हाँ ये प्रॉब्लम है। और ये इस न्यूज़पेपर ने इतना इसलिए उठाया क्योंकि ये सारी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की है, इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन है ये, जिसमें ये एक सिंडिकेट है कोई म्यांमार वाला जिसको इन्होंने पकड़ा है, म्यांमार बेस्ड सिंडिकेट, इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांटेशन रैकेट। ये प्राइमरीली किडनीज का ही है, क्योंकि किडनीज के केस में ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, विजिबली दिखता नहीं है, अनलेस यू सी द स्टमक इट इज नॉट विजिबल कि इस बंदे ने किडनी दी है या ली है। और स्टिचेस आजकल ऐसे होते हैं कि 2-3 महीने बाद पता ही नहीं चलता स्टिच लगा था कि नहीं लगा था। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक फिजिकली। अब किसी ने आई डोनेशन की हो तो पता चल जाएगा ना देखते ही, तो वो नहीं होता। और ये एक लो रिस्क ट्रांसप्लांटेशन है, एलिजिडली लो रिस्क ट्रांसप्लांटेशन है, कि जिसने डोनेट किया उसको बाद में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। आई डोनेशन में तो दिखना बंद हो जाएगा, हो सकता है बंदा कल को हो अल्लाह मचा दे। हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया तो फिर वो तो जिंदा बंदे का कर ही नहीं सकते, वो तो फिर मर्डर हो जाएगा, क्या पता होते हो, हू नोज। बट किडनी इज सच एन ऑर्गन जो आप निकाल भी लो किसी से, और अगर आप वो सेफली करते हो दैट पर्सन इज नॉट इन डेंजर। तो इसीलिए इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट है ये, नॉट आईज, नॉट हार्ट, नथिंग। अब ऐसे में एक और चीज हाईलाइट करनी जो जरूरी है, जहां पे बहुत ज्यादा लोगों की डेथ होती है ना, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है जहां पे, वहां पे गड़बड़ करने का चांस बड़ा बढ़ जाता है। जैसे एक जोक सुना था मैंने बहुत देर पहले, वो जोक ये था कि एक बंदा था, वो एक ढाबे के बाहर आके बैठ जाता था। तो ढाबा बहुत अच्छा खाना सर्व करता था, लेकिन शायद वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो वो बैठा रहता था बाहर थोड़ा दूर जाके। जिस टाइम पे उस ढाबे पे सबसे ज्यादा रश होता था ना, तो वो बीच में ऐसे भीड़ में चढ़ चढ़ के ना खाना ले लेता था और खा के चला जाता था। पता नहीं चल पाता था कि उसने पैसे नहीं दिए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। तो एक दिन, बेसिकली ये सिचुएशन है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। जोक क्या है कि एक दिन ढाबे के मालिक को उसके वर्कर ने बोला कि सर आपको पता है वो बंदा रोज आता है खाना खा के चला जाता है। ये था तो थोड़ा स्पिरिचुअल है वैसे, कहीं पे जहाँ मैंने सुना था।
तो ढाबे का मालिक कहता है कि हाँ मेरे को पता है वो रोज खा के जाता है। तो कहते भाई आप रोकते क्यों नहीं, फ्री में खा जाता है। कहते ये सोचो कि वो रोज दुआ करता होगा कि इसकी दुकान पे इतनी भीड़ हो जाए कि मैं पता ना चले कि मैं बीच में खा के चला गया, कि शायद ये भीड़ इसी की वजह से होती है, तो इसलिए कोई बात नहीं, एक बंदा फ्री में खा जाता है तो खा जाए, लेकिन वो रोज दुआ करता होगा कि इसकी दुकान पे बहुत भीड़ हो। तो स्पिरिचुअल है वैसे तो, लेकिन ये जोक भी है। तो अब यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कैसे वैलिड है कि ये जो इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चल रहा है ना, इसमें दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत भीड़ है, बहुत जनता है, तो वहां पे हर दिन डेथ्स भी बहुत होती हैं। और वहां पे कोविड के टाइम पे ऐसे बहुत सारे स्कैम सामने आए थे जिसमें वो एक नॉन कोविड डेड बॉडी को भी कोविड डेड बॉडी डिक्लेयर कर देते थे, जस्ट सो दैट द फैमिली कैन नॉट इंस्पेक्ट द बॉडी। किसी की डेथ हुई है, किसी भी रीजन से हुई है, उसको बोल दिया कि हाँ जी इसको कोविड पॉजिटिव भी है, द मोमेंट दे डिक्लेयर्ड कोविड पॉजिटिव बॉडी, तो फिर आप उसको क्रीमेट नहीं कर सकते। उसके लिए एक पीपीई किट पहने हुए एक टीम है 6-7 लोगों की जो उसे लेके जाएगी, आप दूर से खड़े होकर देख सकते हो, एंड देन इट इज क्रीमेटेड बाय दैट टीम इटसेल्फ। और जो बॉडी है वो एक बैग में है, आपको उसका दूर से चेहरा दिखा देंगे, बैग बंद करेंगे एंड विल बी क्रीमेटेड इन फ्रंट ऑफ यू। हु नोज कि उसके ऑर्गन नहीं निकाल लिए गए, किसको पता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस हुए थे जिसमें ये सामने आया था कि ऐसा हुआ है, लेकिन उस फैमिली को कभी पता ही नहीं चलेगा। तो लिटरली द एविडेंस हैज बीन बर्न्ड, लिटरली। तो ये जो शुरुआत हुई है ये काफी हद तक वहां से हुई है। दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दैट इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। अब वैसी कोई प्रॉब्लम रही नहीं, तो इसलिए अब इन्होंने लोग बाहर से बुलाने शुरू कर दिए। क्लियर? इसकी जो शुरुआत सी है वो वहां से हुई है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक, उसके बाद यूरोपा क्लिपर मिशन, नासा ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, नासा ने एक मिशन भेजा है यूरोपा क्लिपर। क्या है यूरोपा? एक मून है जुपिटर का, जुपिटर के बहुत सारे मून्स हैं, लेकिन उसमें से एक है यूरोपा, जिसके बारे में हमें इतना पता है कि इसकी सब सरफेस में, सरफेस के नीचे 10 माइल्स मोटा एंशिएंट ओशन है। और अगर एंशिएंट ओशन है जो कि जमा हुआ है या किसी भी फॉर्म में चेंज हो चुका है, तो लाइफ होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मतलब पूरे सोलर सिस्टम में आउट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स में से सबसे ज्यादा लाइफ होने का जहां चांस है वो यूरोपा है, जो कि जुपिटर का एक मून है। तो नासा ने अब एक मिशन भेजा है जिसका नाम है क्लिपर। ये यूरोपा पे जा रहा है, इसको पहुंचने में लगेंगे 5.5 साल। अभी छोड़ा है तो ये 2030 में पहुंचेगा, 2030 में पहुंचेगा। हाँ, इन्होंने डेट भी दे रखी थी शायद, नहीं, 2030 में पहुंचेगा। और उसके बाद ये लैंड नहीं करेगा यूरोपा पे, ये ऑर्बिट करेगा उसको। तो बिल्कुल पास पहुंच गया होगा तो बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस वहां से डिस्प्ले करेगा, हीट सेंसर होगा, बड़ा कुछ होगा, वहां से फिर इंफॉर्मेशन वापस भेजेगा। दैट इज अवर फर्स्ट रियल चांस ऑफ टेकिंग अ लुक एट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। यानी कि अगर हमें वहां से कुछ मिलता है तो ये बहुत एक्साइटिंग जर्नी हो सकती है। दिस कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ह्यूमन काइंड। मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट मैन पुटिंग इट्स फुट ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सो इट कैन बी द नील आर्मस्ट्रॉन्ग मोमेंट ऑफ 21st सेंचुरी। अगर हमें कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ दिखती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग जैसी हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हमें कोई एक लिविंग थिंग दिख गई यूरोपा पे, तो दैट कैन बी द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ 21st सेंचुरी। तो इस उम्मीद से ये वहां पे जा रहे हैं, यूरोपा का क्लिपर मिशन। और लार्ज सॉल्टी ओशन बीनीथ द सरफेस, तो इसमें इन्होंने यही बोला है कि इट मे और मे नॉट फाइंड साइंस ऑफ लाइफ बट इट विल फायर अ मिलियन इमेजिनेशंस। क्योंकि ये तो हमारी शुरुआत होगी, इसके बाद सैटर्न का भी एक मून है, इनफैक्ट सैटर्न के मल्टीपल मून्स हैं जिनके ऊपर लाइफ होने का चांस हो सकता है। तो फिर हम वहां पे भी कोशिश करेंगे। अगर यहां से कोई रिजल्ट मिल गया हमें, तो फिर तो डेफिनेटली वी विल ट्राई अदर प्लेसेस एज वेल।
लेकिन अगर नहीं मिलता है तो अलग बात है, बट तब तक हम इस एंटिसिपेशन में रहेंगे कि हो सकता है वहां पे हमें एलियंस मिल जाए। एलियंस नीड नॉट नेसेसरीली भी जादू जैसे ही होंगे, सभी कुछ भी हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, और अगर ओशियन है तो मरीन एनिमल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी मिले, अगर लाइफ मिल गई देन दैट इज गोइंग टू बी समथिंग। बस इसके ऊपर ये आर्टिकल है, अभी तो जब मिलेगा तब उसके बारे में देखेंगे। ये एक न्यूज है वर्ल्ड पेज पे, इटली डिपोर्ट्स बांग्लादेशी एंड इजिप्शियन माइग्रेंट्स टू अल्बानिया अंडर न्यू डील। हमने कुछ महीने पहले एक न्यूज की थी कि यूके जो है उसने एक प्लान बनाया जिसका नाम है रवांडा प्लान। याद है आप लोगों को, या किया हो हमने? क्या था रवांडा प्लान? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली क्या है, डंकी मूवी देखी होगी अगर आप लोगों ने, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो लोग किसी ना किसी तरह डंकी मार के या कुछ भी करके, बोट्स में बैठ के, जंगल पार करके डेवलप्ड कंट्री में पहुंच जाते हैं। इट कैन बी यूएस, इट कैन बी यूके। एक बार आप वहां पहुंच गए, वहां की जमीन पे उतर गए, तो अब आप पे वहां का लॉ लगेगा। तो आप वहां जाके किसी भी तरीके से पहुंचे हो, आप एक इलीगल इमिग्रेंट हो, आप एक तो कि आप प्रॉपर प्लेन से उतरे हो, आपके पास पासपोर्ट है, वीजा है, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन अगर आप इलीगली पहुंचे हो तो आपको पता है कि अब मुझ पे यहाँ वाले लॉ अप्लाई होंगे, यानी कि ये कंट्रीज हैं ह्यूमन राइट्स को प्रॉपरली ऑनर करने वाली कंट्रीज। तो अब मैं यहाँ जाके असाइलम मांग लूंगा कि भाई अब तो मैं यहाँ पहुंच गया, अब तो प्लीज मुझे यहाँ पे रख लो, मुझे असाइलम दे दो, मुझे सिटीजनशिप दे दो, कुछ भी दे दो। और उसके लिए बड़ी लंबे चौड़ी लिस्ट है कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन असाइलम बी ग्रांटेड। उसमें से एक ग्राउंड है परसिक्यूशन इन योर नेटिव कंट्री। वन ऑफ द रीजंस व्हाई सिख एक्सट्रीमिज्म इज एक्सटोल्ड सो मच इन कनाडा राइट नाउ, कि यहाँ से बहुत सारे लोग इस तरह कनाडा चले जाते हैं और वहां पे जाके वो बोल देते हैं कि जी इंडिया में तो हम एक रिलीजियस माइनॉरिटी और हमें परसिक्यूट किया जा रहा है। वन ऑफ द रीजंस कि पिछले 2-3 सालों में सिख एक्सट्रीमिज्म के इतने केसेस या इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, जबकि एक्चुअली में ऑन द ग्राउंड यू विल नॉट सी एनीथिंग। ऑन द ग्राउंड हिंदू सिख्स आर लिविंग इन एब्सोल्यूट हार्मनी, लेकिन कुछ less than 1% of the section of population is trying to inflate things like anything just to have this justification कि देखो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है, यहाँ पे ये हुआ है, वहाँ पे हुआ है, which are sporadic incident। वो हर रिलीजन के साथ होते हैं, हर जगह होते हैं, बट हाउ यू हाईलाइट इट मैटर्स। तो यूके में ऐसा होने लग गया। तो अब उनका लॉ क्या कहता है कि अगर आप असाइलम अप्लाई कर दो, अप्लाई करते ही वहां के अथॉरिटीज को पता लग गया कि आप इलीगल हो, तो वो आपको उसी टाइम बाहर नहीं फेंक देंगे? नहीं फेंक सकते। उनका लॉ कहता है कि असाइलम अप्लाई करने से लेकर जब तक असाइलम मिल नहीं जाता तब तक का खर्चा भी वही सरकार देगी आपको। तो एक तरह से आप फ्री रह रहे हो वहां पे। वो सरकार आपको लेट्स से सम 100 पाउंड्स हर हफ्ते या हर महीने देगी जब तक आपकी असाइलम एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं हो जाती। फिर आपको एक कोर्ट हियरिंग में लेके जाया जाएगा जहां आपसे पूछा जाएगा कि आर यू परसिक्यूटेड इन योर ओन कंट्री। आप लिख के दे दोगे कि हाँ जी, तो आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होगी। फिर एक डिपेंड करता है कि रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, मोस्ट लाइकली एक्सेप्ट हो जाती। तो उतनी देर तक सारा खर्चा आपकी यूके गवर्नमेंट करेगी। तो अब यूके गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो हम अपने ही जाल में फंस गए, हमारे ह्यूमन राइट्स लॉज बहुत लिबरल है। तो उन्होंने क्या किया कि यार पाउंड पड़ता है हमें बहुत महंगा, रफली 100 रुपए का एक पाउंड होता है, तो क्यों ना हम इन्हें रखें अपने ही खर्चे पे, लेकिन यूके में ना रखें, क्योंकि उतनी देर वो माइग्रेंट्स क्या करते हैं, वहां पे कोई काम करने लग जाते हैं, पैसे कमाने लग जाते हैं। सो इट इज एज गुड एज हैविंग सिटीजनशिप। हालांकि इलीगली काम करते हैं वो, लेकिन बिलो जो बेसिक वेज होती है उससे कम पे काम करने लग जाते हैं, तो अपना काम चलाने लग जाते हैं। अब उससे वहां के लोगों में बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है कि भी बाहर के लोग आके यहाँ पे इलीगली काम कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने अफ्रीका की कंट्री रवांडा के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया कि जितने भी लीगल इमिग्रेंट आएंगे उन सबसे हम एप्लीकेशनें भरवा लेंगे, उसके बाद उन्हें एक प्लेन में बिठा के भेज देंगे रवांडा। ठीक है, जितनी देर तक तुम्हारी असाइलम एप्लीकेशन पे एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन नहीं आ जाती, 1 साल 2 साल उससे ज्यादा नहीं होता, उतनी देर तक तुम रहो रवांडा में और मजे लो कि तुम निकले थे एक डेवलप्ड कंट्री जाने के लिए, हम तुम्हें भेजते हैं एक अंडर डेवलप्ड कंट्री। सो लेट्स से अ पर्सन गोइंग फ्रॉम इंडिया टू यूके, मतलब इट इज लाइक अ पर्सन गोइंग फ्रॉम 10 टू लेट्स से 20,
और आपने उसको 1 पे भेज दिया। Are you getting it? इंडिया से भी बहुत कम डेवलप्ड, इंडिया तो अब बहुत डेवलप हो गया है, इंडिया से मतलब बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्री में भेज दिया। रवांडा ऐसा क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि यूके रवांडा को पैसे देगा विच इज लेस देन 1/10 ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हाट दे वर पेइंग टू इमिग्रेंट्स इन यूके, क्योंकि वहां पे करेंसी बहुत महंगी है, परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए रवांडा उनको सस्ता पड़ता है, तो वहां पे वो पर इमिग्रेंट पे कर देते हैं रवांडा को, प्लस रवांडा को कुछ और बेनिफिट्स दे देते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हो गए, थोड़ी बहुत ग्रांट दे दी। अब वो हजारों लाखों माइग्रेंट्स जो इलीगली आए थे वो वहां की डेमोग्राफी से बाहर निकल गए और वहां के लोकल्स में भी खुशी हो गई कि हाँ भाई इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो अब हमारी जॉब्स को इलीगली एनक्रोच नहीं करते। विन विन सिचुएशन। लेकिन जब इस पे बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ तो इसको कैंसिल कर दिया गया। नाउ देयर इज नो रवांडा प्लान। तो ये 2 साल पहले शुरू किया गया था और पिछले इस साल के शुरुआत के अराउंड इट वाज स्क्रैप्ड। बहुत ज्यादा इसका ऑपोजिशन हुआ क्योंकि यूके में ही बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये तो आप लॉ को बाईपास कर रहे हो, ऐसे कैसे आप किसी को भेज सकते हो, तो प्लान हो गया स्क्रैप। सिमिलर प्लान हैज नाउ बीन मेड बाय इटली हु विल बी सेंडिंग माइग्रेंट्स टू अल्बेनिया। अब इसमें फर्क क्या है, इसमें और इस प्लान में क्या फर्क है? इटली टू अल्बेनिया, पहली बात तो कॉन्टिनेंट चेंज नहीं हो रहा, अल्बेनिया इज इन यूरोप इटसेल्फ। ये बात अलग है कि वो यूरोप की सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, बट इट इज स्टिल इन अ मच बेटर सिचुएशन देन रवांडा। यूरोप की लेस डेवलप्ड कंट्री भी डेवलप्ड होती है जनरली, तो उनको अल्बेनिया भेज देंगे। अब अल्बेनिया को वो बदले में क्या दे रहे हैं? एक तो ऑफ कोर्स पैसे कि जो आप मेंटेन करने के लिए लगेंगे वो देंगे हम आपको, और दूसरा अल्बेनिया को इस चीज का भी लालच है कि हमें यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना लो। यूरोपियन यूनियन करंटली इज अ 27 मेंबर ग्रुपिंग जिसमें अल्बेनिया नहीं आता है। तो अल्बेनिया चाहता है कि इटली उसकी यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने की बिड को प्रपोज करे, बाकी सेकेंडर्स उसे बहुत मिल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट अल्बेनिया वांट्स, सपोर्ट टू पुश टू बिकम एन EU मेंबर, विलिंगनेस टू ज्वाइन द 27 नेशन ब्लॉक। तो आपने ये दोनों चीजों में पैरेलल याद रखना है। अब यहां पे मोस्ट लाइकली वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाला इशू नहीं आएगा, बिकॉज आप उनको अफ्रीका नहीं भेज रहे हो, आप उनको यूरोप में ही रख रहे हो, एंड बदले में सिर्फ पैसे नहीं है, देयर इज द विलिंगनेस टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन एज वेल। तो इसे हम कहेंगे इटली का अल्बेनिया प्लान, जैसे वो था यूके का रवांडा प्लान। क्लियर है? ये वाला भी शायद आप लोग कर चुके हो, स्टारलिंक और जियो के बीच में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेके, कि नहीं? जो इंटरनेट चलता है हमारा यहाँ पे वो अभी केबल बेस्ड है, हम केबल से ही इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन एक सैटेलाइट बेस्ड स्पेक्ट्रम भी होता है जिसे सैटकॉम स्पेक्ट्रम कहा जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम, सैटकॉम। इसमें क्या होगा कि तारे डालने की जरूरत नहीं है, सैटेलाइट से डायरेक्टली आप इंटरनेट चला सकते हो। तो इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑप्टिक फाइबर केबल आप हर जगह नहीं डाल सकते। इंटरनेट कैसे वर्क करता है पूरी दुनिया में? हब एंड स्पोक मॉडल पे का वर्क करता है। हब एंड स्पोक में क्या होता है कि समुद्र के नीचे से बहुत बड़ी बड़ी तारें बिछाई गई हैं, और वो तारें मतलब बहुत बड़ी बड़ी तारें होती हैं, लाइक ये रूम भी शायद छोटा होगा, इससे भी बड़ी, और उसके अंदर मिलियंस ऑफ ऑप्टिक फाइबर थ्रेड्स होते हैं, और ऑप्टिक फाइबर केबल इज लाइक एक बाल जितनी होती है। तो आप सोचो कि इतने बड़े एरिया में मतलब ऐसे जा रही है तार, तो कितने सारे आ जाएंगे, बिलियंस ऑफ आ जाएंगे। तो इस तरह की तारें जो होती हैं वो समुद्र के अंदर बिछाई जाती हैं, समुद्र के बेस पे, और वो कंट्री टू कंट्री कनेक्ट होती हैं। तो पूरी दुनिया में इंटरनेट ऐसे चलता है। फिर वो जहां पे जाके कंट्री के कोस्ट पे लैंड करती हैं, वहां पे उसका एक बड़ा सा डेटा सेंटर बनाया जाता है। जैसे इंडिया में वो डेटा सेंटर्स कोलकाता में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, और कोस्टल एरियाज में है। फिर उसके बाद वहां से वो एक हो गई हब, हब से फिर आगे स्ट्रैंड जाएंगे, फिर वो जाके लेटर से दिल्ली में एक हब हो गया, एक सेंट्रल इंडिया में हो गया, फिर वहां से स्पोक्स, लेट से चंडीगढ़ इज अ हब, तो यहाँ से आसपास जितने शहर हैं सब में उसकी बड़ी 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 वायर्स, हाई टेंशन वायर्स, इनको इंटरनेट की हाई टेंशन वायर्स वो चलती हैं। तो पूरी दुनिया में इंटरनेट ऐसे चलता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर 100% ऑफ द एरिया इन दिस मेथड,
कहीं पे कोई बहुत दूर आइलैंड है, जैसे अभी तक अंडमान निकोबार कनेक्टेड नहीं था, आज से 2 साल पहले तक अंडमान निकोबार में हाई फ्रीक्वेंसी इंटरनेट केबल नहीं जाती थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इट 2 years ago 2022 में। तब तक वहां पे इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं चलता था, एयरवेव वाला इंटरनेट चलता था, टावर्स से सिग्नल कैच करते थे। जब तक वायर वाला इंटरनेट नहीं होता तब तक स्पीड नहीं आती है। हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम मेनलैंड पे रहते हैं। अंडमान निकोबार वालों को पूछ के देखें अगर हम, तो वहां पे ये बड़ी इशू था, लेकिन 2 साल पहले हमने मेनलैंड इंडिया से अंडमान निकोबार तक एक वायर डाली, अंडर द सी केबल, और वहां पे भी अब हाई स्पीड इंटरनेट है। सिमिलरली हम लक्षद्वीप में करने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद कर भी चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा हम कितना ज्यादा कर पाए, बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि वो तार ऐसी तो है नहीं कि बस तार फेंक दी पानी में। इट इज लाइक सो स्टर्डी कि कोई जानवर, पानी का प्रेशर, कुछ भी उसको कभी खराब ना कर पाए। सो इट इज अ वेरी कॉस्टली थिंग टू डू। करोड़ ऑफ रुपीज फॉर अ फ्यू मीटर्स ऑफ वायर, इतना पैसा लगता है। तो उसका एक तरीका ये है कि अब जितने भी हिंटरलैंड एरियाज हैं, बहुत दूर दराज के पहाड़ों में, कहाँ तक तारे डालोगे आप, या फिर आइलैंड्स हो गए, तो सैटेलाइट इंटरनेट उसका एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अब हमने बिड्स ओपन करनी शुरू की है इंडिया में, क्योंकि अभी तक सैटेलाइट इंटरनेट नहीं है इंडिया में। तो उसमें 2 कंपनीज जो है वो प्राइमरी, एक स्टारलिंक जो कि इलोन मस्क की है, जो स्पेस एक्स वाला है, और जियो ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी की है। अब इंडिया में अब तक जो स्पेक्ट्रम एलोकेट होता रहा है, चाहे वो 2G 3G 4G कोई भी हो, वो कंपिटिटिव बिडिंग के थ्रू होता रहा है कि आप टेंडर डालोगे, जो कंपनी सबसे ज्यादा पैसे पे करेगी उसको स्पेक्ट्रम अलॉट कर दोगे कि भाई एयरवेव्स अब से तुम्हारी है, तुम इंटरनेट चला सकते हो। सैटेलाइट के केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि हम बिडिंग नहीं करेंगे, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट करेंगे। दोनों में फर्क क्या होता है? एक होती है बिडिंग, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट। आम भाषा में इसको कहें तो बिडिंग का मतलब है कि बोली लगेगी, नीलामी होगी, जो सबसे ज्यादा, जो कंपनी सबसे ज्यादा पैसे पे करने को रेडी होगी उसको हम राइट दे देंगे कि आप इंटरनेट चला सकते हो। और एडमिनिस्ट्रेटिव में मतलब सरकार ने जिसको बोल दिया उसको टेंडर दे दिया जाएगा। अब इसमें चक्कर ये है कि अगर हम बिडिंग के थ्रू देते हैं तो जियो के जीतने का चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि जियो के पास बहुत पैसे हैं। तो इन अ कंपिटिटिव बिडिंग प्रोसेस जियो विल मोस्ट लाइकली गेट द स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट वाला। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट करते हैं तो स्टारलिंक को मिलने का बहुत ज्यादा चांस है। अब ये क्यों है? बिडिंग में जियो के जीतने का चांस इसलिए है बिकॉज जियो हैज अ लॉट ऑफ मनी, नंबर 1। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इट इज न्यू टू द गेम, इट इज नॉट एन एक्सपर्ट इन सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। ये नया है, प्लस इसकी रीच उतनी अच्छी नहीं है, इसका नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, यानी कि जो इंटरनेट जियो लॉन्च करेगा वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना भारत सरकार चाह रही है। इनकी ये प्रॉब्लम है। सो दे आर, यू कैन से न्यू और नोविस, ये इनकी प्रॉब्लम है। Starlink on the other hand does not have that kind of money for bidding. इसका ये मतलब नहीं है कि वो इलोन मस्क की कंपनी तो वो बहुत अमीर होगी। कंपनी अलग अलग ऑपरेट करती है, वो ज्यादा प्रॉफिट्स पे ऑपरेट नहीं करते, बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन है उनका, क्योंकि अभी ये नई टेक्नोलॉजी है, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बिडिंग में जीत जाए। लेकिन दे हैव बीन एक्सपर्ट्स इन द गेम, तो उनके पास जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है एक्चुअली में बहुत एफिशिएंट है, और जहां भी चलेगा इंटरनेट बहुत अच्छी स्पीड से, बहुत एफिशिएंटली चलेगा। तो सरकार ये चाह रही है कि हम एक्सपर्टीज और साइंटिफिक बेसिस पे टेंडर एलोकेट करें, कि जिसका इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा अच्छी आ रही है, ज्यादा एरिया में जा रही है, पेनिट्रेशन अच्छी है, विड्थ रेंज अच्छी है, उसको देंगे, रादर देन की जो ज्यादा पैसे दे रहा है। हमने सिर्फ पैसे थोड़ी कमाने हैं, सरकार ये सोच रही है हमें इंटरनेट अच्छा देना है, तो हम स्टारलिंक को देंगे। तो इन दोनों में आपस में ये एक तरह से टसल चल रही है कि हम बिडिंग प्रोसेस के थ्रू दें या एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट के थ्रू। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन कि पूरी दुनिया में सैटेलाइट जो बिड की जाती है एलोकेशन, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट के थ्रू की जाती है। बाकी सारे जो मोबाइल इंटरनेट वगैरह होता है वो सब बिडिंग के थ्रू जाता है। ये 2G 3G 4G 5G ये सब जाता है बिडिंग के थ्रू, क्योंकि इसमें हम इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं कि
टावर्स का नेटवर्क इतना जबरदस्त बन चुका है, जो फोन कनेक्शंस होते हैं उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सैटेलाइट के केस में वी हैव एन एक्सपर्ट कंपनी जिसे सरकार लेना चाहती है, लेकिन सरकार को पता है कि बिडिंग में मुकेश अंबानी से नहीं जीत सकते। सो रिलायंस जियो हैज नाउ फाइल्ड एन ऑब्जेक्शन to using administrative allotment as a means rather than competitive bidding। आई बात समझ में? तो it is like a double edged sword, एक चीज अच्छी करनी चाहोगे तो दूसरी खराब होगी। सरकार सोचे कि हम ज्यादा पैसे कमा लें तो इंटरनेट सैटेलाइट वाला ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन सरकार पैसे कम भी कमा ले पर इंटरनेट अच्छा प्रोवाइड करा दे, फिर उस केस में हमारी अपनी डोमेस्टिक कंपनी रह जाएगी और हमें फॉरेन कंपनी को टेंडर देना पड़ेगा। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स कि आपको प्रायोरिटी क्या रखनी है, पैसे कमाना या इंडिजिनाइजेशन या फिर सर्विस अच्छी प्रोवाइड कराना। तो गवर्नमेंट इस टाइम पे कह रही है कि हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट ही करेंगे। दैट मीन्स दे आर फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। उनका लॉजिक ये है कि चाहे एक बार शुरू में फॉरेन कंपनी को हम टेंडर दे भी दें, एक बार जब मतलब इनका एस्टिमेट ये है कि अगर सैटेलाइट इंटरनेट आ जाता है इंडिया में तो उसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 36% होगी। 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मतलब आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे फोन्स बनेंगे जो सैटेलाइट इंटरनेट कंपैटिबल होंगे, तो हम दुनिया में कहीं भी हो इंटरनेट चल रहा होगा। आज की डेट में ऐसा नहीं होता है, तो डिवाइसेस भी वैसी चाहिए हमें और नेटवर्क भी उतना एफिशिएंट चाहिए। जब ये हो जाएगा एफिशिएंट धीरे धीरे, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में ये स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया तो अगले 50 साल स्टारलिंक के पास ही रहेगा। हर कुछ साल बाद बिडिंग होती है, तो मे बी तब तक जियो अपना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, अगला बिड वो जीत ले, या सर्कल्स एलोकेट हो जाएंगे कि भाई आधे इंडिया में तुम चला लो, आधे में तुम चला लो। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, ये सारी कहानी ये है। देन एक रिपोर्ट आई हुई है बड़ी अच्छी सी कि इंडिया में सिर्फ एसी में इतनी पावर कंज्यूम हो रही है जितनी टोटल मैक्सिको कंज्यूम करता है। मैंने आपको इस दिन बताया था रोल ऑफ ज्योग्राफी इन मेकिंग अ कंट्री डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, जो हम नोबेल इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया में एसीज जो हैं वो रफली 30 to 40% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर जाते हैं। तो ये समथिंग लाइक दैट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। तो इसमें कहा गया है कि भाई इंडिया में एसीज इतना कंज्यूम करते हैं बिजली जितने पूरा देश चल सकता है, मैक्सिको जितना बड़ा। और इंडिया में एक दिन में 12,000 नई गाड़ियां बिकती हैं जो कि सड़कों पे ऐड हो जाती हैं। एवरी डे 12,000 न्यू कार्स आर एडेड ऑन द इंडियन रोड्स। ये बड़े अच्छे अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं। ऑयल की डिमांड देखो, अभी 5.2 मिलियन बैरल्स पर डे है, वो बढ़ के 7.1 मिलियन बैरल्स पर डे हो जाएगी, रफली 1.5 गुना। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा रहे हैं, पर ऑयल की ग्रोथ अभी भी हो रही है। बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी, एयर क्वालिटी पे इम्पैक्ट, CO2 एमिशंस, नेचुरल गैस, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं जिनको आप 3-4 फैक्ट्स को एटलीस्ट यू शुड कीप इन माइंड। थीम ओवरऑल रिपोर्ट का ये है कि अब से लेकर 2035 तक तो चीजें अभी बढ़ेंगी ही बहुत तेजी से। इसकी कंट्रास्ट अगर हम देखें, चाइना राइट नाउ, so out of every 100 new cars that are sold in China, 60 are electric vehicles। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम पता नहीं कब पहुंचेंगे इस रेंज पे। हमने क्या टारगेट रखा हुआ है? कुछ ऐसा टारगेट रखा हुआ है हमने 50%, वो कुछ और है, वो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। हमने ये नहीं सोचा हुआ कि टोटल जितनी नई गाड़ियां बिक रही हैं, नए व्हीकल बिक रहे हैं, उनमें से इतने व्हीकल इतने साल में इतने तक कब बिके। जैसे चाइना ने सोचा हुआ कि 2030 तक हर व्हीकल जो बिकेगा वो इलेक्ट्रिक होगा, यानी कि बाय 2030 नो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स इन चाइना एट ऑल। यूरोप ने सोच रखा है 2034, ये 2033, ये 2035, ये उन्होंने पिछले साल अनाउंस किया 2023 में। तो अगले 2 साल तक नई गाड़ियां बिकेंगी। 2025 के बाद पेट्रोल डीजल गाड़ियां नहीं बिक सकती यूरोप में। और एक गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है वो 10 साल होती है। यहाँ नहीं कि वो रजिस्ट्रेशन खत्म हुई 15 साल हो गए और वो गाड़ियां पुरानी चल रही हैं, वहां पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। तो अगर 2025 में आखिरी नई गाड़ी बिकेगी तो उसकी लाइफ होगी 10 साल। 2035 के बाद आपको पूरे यूरोप में एक भी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी नहीं दिखेगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दिखेंगे। हमने टारगेट रखा हुआ है अपने अकॉर्डिंग
EV 30 at 30। इसका क्या मतलब है? 2030 तक 30% व्हीकल्स जो इंडिया में सेल हो रहे होंगे वो इलेक्ट्रिक होंगे। ये याद रखना है आपने, EV 30 at 30। तो हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारा इतना एडवांस सिस्टम नहीं है, पर जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। एंड करंटली दिस फिगर स्टैंड्स एट अराउंड 5-6%, यानी कि इंडिया में आज की डेट में अगर 100 गाड़ियां बिक रही हैं तो 5 या 6 उसमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। आज से 3-4 साल पहले ये फिगर लेस देन 1% होती थी। सो दिस इज अ वेरी एनकरेजिंग ग्रोथ। छोटी सी गाड़ी लेने जाते थे 4-5-4 साल पहले तो 25 लाख की मिलती थी इलेक्ट्रिक गाड़ी, छोटी सी। फिर बंदा उससे कंपेयर करता था कि जी इतने में तो फॉर्च्यूनर आ जाती है। अब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने जाओ तो आपको 6-7 लाख से शुरू होती मिलती है गाड़ी। दैट इज व्हाट मैटर्स इन अ मार्केट लाइक इंडिया। इसलिए अब बिक रही है और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। ये बाहर आपकी पार्किंग में देखा है, सोलर पैनल्स की पूरी छत लगा दी है इन्होंने, तो यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन लगने वाले हैं और भी बहुत जगह लग रहे हैं। सो चाइना हैज ऑलरेडी अचीव्ड दिस। और चाइना में चीजें जिस स्केल पे होती हैं उसका अंदाजा आप लगाइए कि चाइना की ही 2 कंपनीज हैं जो इंडिया में आके ईवी मार्केट डोमिनेट करने की पूरी तैयारी करके आई हैं। कौन कौन सी? 2 चाइनीज कंपनीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन इंडिया, जिनका ये पूरा टारगेट है कि इंडिया आने वाले टाइम में ईवी सुपर पावर बनेगा। हालांकि चाइना ऑलरेडी बन चुका है, तो हम दोनों कंपनीज का सबसे बड़ा शेयर होना चाहिए। देखिए नहीं आप लोगों ने नई नई गाड़ियां, BYD, Citroen, these are the 2 brands, दोनों चाइनीज हैं। BYD एंड Citroen। अगर आप लोगों को कार में इंटरेस्ट होगा तो लोगो वगैरह देखते होंगे कि ये टोयोटा का है, ये होंडा का है। सो यू विल सी BYD रिटर्न। BYD इज बिल्ड योर ड्रीम्स, इनकी फुल फॉर्म है। और एक है Citroen। तो इनकी गाड़ियां दिखनी शुरू हो गई हैं अब रोड्स पे। दे हैव देयर एजेंसीज ओपन है, मोहाली में भी खुल गई है, चंडीगढ़ में भी खुल गई है। So their cars are so very advanced than Indian manufactured cars. Indian manufactured cars आप लेने जाओगे तो आज की डेट में सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की चार्ज करके रेंज कितनी होगी। तो हम दे रहे हैं मैक्सिमम 300 किलोमीटर, 400-500 बस। उनकी कई गाड़ियां शुरू 1000 किलोमीटर से होती हैं, विच इज अ वेरी गुड सेलिंग पॉइंट कि एक बार गाड़ी चार्ज कर ली 1000 किलोमीटर चलेगी। सो फील्स रीअश्योरिंग। लेकिन वो फिर गाड़ियां बहुत महंगी हैं अभी, स्टार्ट फ्रॉम 40-50 lakhs ऑनवर्ड्स, बट लोगों ने लेनी शुरू कर दी है। तो जैसे जैसे ज्यादा बिकेंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी, राइट? तो ये पूरी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। क्लियर है? देन ये आपका लास्ट आर्टिकल है, कोरियन पेनिनसुला हीटिंग अप अगेन, हिस्ट्री ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। क्या हुआ, ज्यादा हो गया? कोरिया की क्या कहानी है, कोई बताएगा 2 लाइंस में? IR की क्लासेस लगाई किसी ने? जो सर ने लगाई थी पिछले हफ्ते। अच्छा, आप में से नहीं लगा रहा कोई ना? जब कोल्ड वॉर का टाइम चला है 1945 से 1991, उस बीच में कई जगहों पे प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी गई, यानी कि एक साइड को USA सपोर्ट कर रहा है, एक साइड को USSR सपोर्ट कर रहा है। तो कोरिया भी ऐसी ही एक जगह थी। तो इसमें कोरियन पेनिनसुला, लेट अस से लाइक दिस, तो इसमें जो नॉर्थ कोरिया है इसको सपोर्ट किया चाइना और USSR ने, और साउथ कोरिया को सपोर्ट किया US और UN ने। तो नॉर्थ कोरिया में आ गया कम्युनिज्म और साउथ कोरिया में आ गया कैपिटलिज्म। दोनों साइड्स ने पूरी जान लगा दी। साउथ ने जान लगा दी कि हम पूरा कोरियन पेनिनसुला यूनिफाई करते हैं और पूरे में कैपिटलिज्म आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए। और चाइना और USSR ने जोर लगा दिया कि पूरे में कम्युनिज्म आ जाए। लेकिन अल्टीमेटली दोनों ने इतना जोर लगा दिया था कि कुछ भी नहीं हो पाया। सो ये वॉर चली यहाँ पे 1950 से लेके 1953 तक 3 साल वॉर चली है इस कोरियन पेनिनसुला में, जिसे हम कहते हैं द कोरियन वॉर। इससे पहले कोरिया जो था ये जापान के अंडर आता था, लेकिन जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया। तो उसके बाद कोरियन पेनिनसुला पे लड़ाई शुरू हो गई कि अब ये किसका है, USA का है USSR का। तो इसलिए ये टसल हुई। 1953 में कोई हल नहीं निकला तो इन्होंने डीमिलिटराइज्ड जोन डिक्लेयर कर दिया, सीज फायर डिक्लेयर कर दिया कि बस बहुत होगी लड़ाई, 3 साल हो गए, तो अब एक बॉर्डर डिक्लेयर कर देते हैं जहां पे जो है वहीं पे बैठ जाए। दिस इज नाउ द बॉर्डर। उसे कहा जाता है DMZ या डीमिलिटराइज्ड जोन। और ये दुनिया का सबसे हेवीली फोर्टिफाइड बॉर्डर है। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये बॉर्डर की जो
बॉर्डर की जो विड्थ है ना वो 70 किलोमीटर्स है। विड्थ का मतलब क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच का गैप इज 70 किलोमीटर्स। इट्स नॉट वाइड, इट्स डीप। मतलब लेट्स से आप साउथ कोरिया की साइड से खड़े होकर नॉर्थ कोरिया की तरफ देख रहे हो, इन बिटवीन यू हैव 70 किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर। ये 70 किलोमीटर के अंदर आधे एरिया में नॉर्थ कोरिया की आर्मी डिप्लॉयड है, आधे एरिया में साउथ कोरिया की आर्मी डिप्लॉयड है। सो लाइक अगर कभी भी गलती से भी एक तरफ से कुछ होता है तो सामने से भी अगर उसका रिप्लाई आ गया तो यू कैन सी कि कितनी आर्मी एक दूसरे को फेस करके बैठी है। सो इट कैन बी अ वेरी डेडली सिचुएशन। तो अब इनको पता है कि जो भी शुरुआत करेगा तो मरेंगे दोनों ही, जिसको कहा जाता है द रूल ऑफ डेटरेंस। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, साउथ के पास नहीं है, लेकिन साउथ को यूएसए ने गारंटी दे रखी है कि भी हमारा तुम्हारे ऊपर सर के ऊपर हाथ है, जिसे कहा जाता है अम्ब्रेला डिफेंस एग्रीमेंट, कि अगर नॉर्थ कोरिया की तरफ से न्यूक्लियर वेपन फायर हुआ तो हम कर देंगे तुम्हारे बिहाफ पे नॉर्थ कोरिया को मैप से साफ। दैट इज वाई नॉर्थ कोरिया हैज नेवर यूज्ड देयर बॉम्ब ऑन साउथ कोरिया, लेकिन वो टेस्ट वेस्ट करते रहते हैं। तो अब रिसेंटली ऐसा ही कुछ हुआ है। एक कॉन्सेप्ट है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी चला था, उसे कहा जाता है प्रोपेगेंडा लीफलेट्स। लीफलेट्स मतलब जो पैम्फलेट्स होते हैं जैसे, तो ये क्या करते हैं, हॉट एयर बलून्स होते हैं ना, बड़े बड़े हॉट एयर बलून्स उड़ाते हैं और उसके नीचे बड़े बड़े डब्बे बांध देते हैं जिसके अंदर प्रोपेगेंडा लीफलेट्स भरे होते हैं। यानी कि नॉर्थ कोरिया वाले अगर ये प्रोपेगेंडा लीफलेट्स भेजेंगे तो उसके ऊपर लिखेंगे कि जी साउथ कोरिया ऐसा है वैसा है, नॉर्थ कोरिया के सारे फायदे लिख देंगे कि हम इतने अच्छे कंट्री, हम ये वो, और साउथ कोरिया के बारे में उल्टी सीधी बातें लिख देंगे। तो वो साउथ कोरिया की तरफ उड़ा देंगे, बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर से। तो वो उड़ के साउथ कोरिया में जब पहुंचेगा तो उसको गोली वोली मार देंगे या कुछ अपने आप वो नीचे गिरेगा और उसमें से लाखों पैम्फलेट्स इधर उधर हवा में बिखर जाएंगे जो कि साउथ कोरियंस पढ़ेंगे, उनके शहरों के ऊपर जाके वो बिखर जाएंगे। तो प्रोपेगेंडा फैलाना ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी होता था। तो अब होना ये शुरू हो गया है कि ये वॉर इतनी गंदी हो गई है, इट्स काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर, क्योंकि एक्चुअली में तो ये लड़ नहीं रहे। तो अब साउथ कोरिया ने शुरुआत कर दी, साउथ कोरिया ने भेज दिए प्रोपेगेंडा लीफलेट नॉर्थ कोरिया में कि भाई देखो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये वो, और नॉर्थ कोरिया में तुम्हारे ऊपर ये जो फनी से हेयर स्टाइल वाला बंदा बैठा है ये तुम्हें श्योर कर रहा है कि तुम्हारी कंट्री बहुत महान है, जबकि तुम्हारे बाजे बजे पड़े हैं, तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है, विच इज एक्चुअली द सिचुएशन, कि भाई तुम इसकी बातें मत मानो। बट दोज पीपल हैव बीन ब्रेन वॉश्ड, उनको कुछ नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो अब जब साउथ कोरिया ने ये प्रोपेगेंडा लीफलेट भेजे तो पहले तो नॉर्थ कोरिया ने उधर से कचरा भेजना शुरू कर दिया, बड़े बड़े ड्रम्स में भर के, बहुत ही गंदा गंदा कचरा उन्होंने हॉट एयर बलून्स में भर के साउथ कोरिया की तरफ भेजना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो वहां एक प्रोमिनेंट जगह के ऊपर पहुंचे, फेंक दो सारा नीचे। तो किम जोंग को लगा कि यार बात बन नहीं रही, तो उसने ना कुछ बॉम्ब ब्लास्ट्स कर दिए। दोज बॉम्ब ब्लास्ट्स आर, किसी टाइम पे ऐसे ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए हैं बीच बीच में जब थोड़ा शांति होती है दोनों कंट्रीज में, कि चलो एक रेलवे लाइन शुरू करते हैं, ट्रेन डिप्लोमेसी, चलो एक पाइपलाइन शुरू करते हैं, पर वो चलती नहीं है, वो रेलवे लाइंस बिछी हुई हैं, चलती नहीं है। तो इसने क्या किया कि वहां पे बॉम्ब से उड़ा दी वो कहीं कहीं से, कि ये पटरी अब की मतलब कोई चांस नहीं है कि हमारा साउथ के साथ बनेगी। तो नॉर्थ कोरिया में लोग इतने एक्साइट हो गए कि अरे वॉर होने वाली है, वॉर होने वाली है, कि वहां पे 14-15 लाख लोगों ने आर्मी के लिए अप्लाई कर दिया कि हमें नॉर्थ कोरिया की आर्मी का हिस्सा बनना है। सी हाउ ब्रेन वॉश पीपल आर। तो ये चल रहा है इस टाइम पे नॉर्थ और साउथ कोरिया में। अब इसका रीजन क्या है? पहला रीजन इसका ये है कि नॉर्थ कोरिया में लोगों को बाहर की दुनिया का कोई खास एक्सेस नहीं है। उनका इंटरनेट पूरी तरह से पैक्ड है कि आप क्या चला सकते हो क्या नहीं, फेसबुक, एप्पल, सैमसंग, ये वो कुछ नहीं है वहां पे। दे हैव देयर ओन वर्जन ऑफ इंटरनेट, जिसमें से दुनिया की 90% से ज्यादा साइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं। उनका अपना ही सोशल मीडिया नेटवर्क है, उनका अपना ही सब कुछ है। दे हैव अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ सिस्टम। और दूसरा रीजन ये है कि किम जोंग उन ने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है कि भाई अपने लोगों को क्या कहेगा, वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या कहेगा कि भाई हमारा देश नहीं झुकेगा ना। वो ऐसे करते हैं ना जैसे हिटलर करता था कि हमारा देश नहीं झुकेगा, वी आर द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ। खाने के लिए चाहे कुछ ना हो उनके पास, सो वी आर द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑन अर्थ। तो लोग सुनते हैं उसकी बात। अब ऐसी ऐसी बातें करके अगर आप दुश्मन से बातचीत भी करना शुरू कर दोगे तो आपकी इमेज खत्म हो जाएगी।
दिस इज व्हाट ही डिड इन 2017-18 19 शायद, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग कर ली उसने, विच इज द फर्स्ट एवर मीटिंग बिटवीन नॉर्थ कोरियन लीडर एंड यूएस प्रेसिडेंट। उस मीटिंग से निकला कुछ नहीं, लेकिन किम जोंग उन की जो अप्रूवल रेटिंग्स थी वो यहां से यहां गिर गई। लोगों को लगा कि भाई तुम तो हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, तुम उसके साथ बात करने को भी कैसे रेडी हो गए। तो जैसे ही वो टॉक खत्म हुई, कोई जॉइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और 4-5 साल हो गए हैं इस बात को, तो किम जोंग उनको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मैंने तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो अब उसको रिवर्स करने के लिए ही इज डेलिबरेटली डूइंग दीज टैक्टिक्स कि अब मैं नेशनलिज्म लोगों में फिर से स्टोक करूं, जिससे लोग दोबारा मेरे साथ हो जाएं। दिस इज हाउ प्रोपेगेंडा वर्क्स, कि जब आपके लोगों में आपने अपनी ही अप्रूवल बढ़ानी हो तो एक कॉमन एनिमी ढूंढो और उसके ऊपर बिना मतलब थोड़ा उसको उल्टा सीधा बोल दो, उस पर बॉम्ब बूम फेंक दो। उस पर तो बॉम्ब फेंके भी नहीं है, अपने ही देश में रेलवे लाइन उड़ाई है, बट लोग अब दोबारा से एकदम पंप अप हो गए कि हाँ देखो हमारा आवर सुप्रीम लीडर इज बैक, है ना। वो फिर से साउथ कोरिया की धज्जियां उड़ा देंगे, हम पूरा कोरियन पेनिनसुला यूनिफाई कर देंगे, जो कि वो लोग 60 साल से सोच रहे हैं करने का। सो अगेन नाउ दिस हैज बीन डन बिकॉज ऑफ इंप्रूविंग द अप्रूवल रेटिंग्स ऑफ किम जोंग उन, कोई और रीजन नहीं है। बड़ी अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है लास्ट में, whenever tensions rise, North Korea emphasizes external threats to boost loyalty to the regime. जब भी उसको अपनी सीट पे खतरा होता है या लोग उसको क्वेश्चन करना शुरू करने लगते हैं, क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, वहां पे मार देते हैं, बट वो शुरू करने लगते हैं, तो वो कोई एक एक्सटर्नल थ्रेट दिखा देता है कि ये देखो साउथ कोरिया ने ये कर दिया, ये करने लगा है, तो हम बॉम्ब से उड़ा देंगे या कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर देगा। तो अचानक लोग फिर खुश हो जाते हैं, फिर दोबारा किम जोंग उनकी जय जय होने लग जाती है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। एंड यू नो, किम जोंग उन्स फादर हु डाइड लाइक शायद 10-12 साल पहले, हिज बॉडी इज स्टिल प्रिजर्व्ड इन नॉर्थ कोरिया। अगर आप लोगों को यकी इमेजेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गूगल करके देखना, नॉर्थ कोरियन लीडर बॉडी प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम, ऐसा कुछ करके गूगल करके देखना और इमेजेस पे क्लिक कर देना, यू विल फाइंड इट। तो वहां पे क्या करते हैं, उसकी बॉडी को क्रिमेट नहीं किया, दफनाया नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर था। ये उसका बेटा है आगे, वो सुप्रीम लीडर था, इसका दादा भी था जिसकी मूर्तियां लगी हुई हैं हर जगह पे। तो हिज फादर्स बॉडी इज प्रिजर्व्ड इन अ ग्लास बॉक्स जो फ्रीजर में पड़ा है, और उस पे लोग आते हैं और माथा टेक के जाते हैं। दैट इज अ लेवल ऑफ मैडनेस टू विच दोज पीपल हैव स्टूप्ड। तो बस इसमें यही बताया गया, ये टेंशन इससे ज्यादा होंगी इसका कोई खास चांस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस है दोनों तरफ से। ये सिर्फ न्यूज में इसलिए आया है कि 2 वॉर्स ऑलरेडी चल रही हैं दुनिया में, कहीं तीसरी तो नहीं शुरू होने लगी है इन द कोरियन पेनिनसुला। द चांसेस आर नियर जीरो, क्योंकि नियर जीरो, जीरो नहीं, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया को पता है हम शुरुआत करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं कर रहे शुरुआत। एंड द ओनली रीजन नॉर्थ कोरिया सर्वाइव्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ is because they have nuclear weapon. अगर नहीं होता तो अब तक साफ हो चुका होता। ठीक है जी, that's all. कोई क्वेश्चन हो? बाहर से आके प्रॉपर्टी कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं, ह्यूमन राइट्स की बात ये आप सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, ये लोग अपने आप एक्सप्रेस ये लोग जो भी कर सकते हैं, कैसे प्रूव करोगे कि तेरी एक्टिंग सेल्फिश हो, सिर्फ तब प्रूव कर सकते हो आप अपने ब्लड अगर इस बात में वर्ड्स समझेंगे आप कैसे प्रूव करोगे, क्या लोग इनके राइट्स पर देखो कैसे सबको पता है कि कैश में you cannot prove it. सिर्फ आप अपने रिलेशन देखें, मोदी सरकार मानती है कि हाँ हमें दिखा दो कि तुम्हारे फादर के मतलब है, बड़ा यू कैन से डॉटर है, लेकिन इट शुड बी रिलेटेड बाय